Hello everyone, this is lecture number 4 for biotechnology principle and processes. लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर को डिस्कस करा था और इस लेक्चर में हम उसी चीज़ को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन आगे बढ़ने से पहले। तो चैप्टर बेसिकली कौन सा पढ़ रहे हैं हम, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका सिंपल सा मतलब है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये मतलब है कि हमें उसके बस डीएनए के साथ खेलना है, ठीक है। तो दैट डीएनए मॉडिफिकेशन हम जिस तरीके से करते हैं, इसके कुछ न कुछ तो रूल्स होंगे। तो प्राइमरली जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो हमारे पास दो ही प्रिंसिपल हैं। उसमें से सबसे पहला तो ये कहता है कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आनी चाहिए, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करेगा, तो उसको हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा चीज हमारे पास होना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू मेंटेन स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे अभी इस लेवल पे यही चीजें पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना कभी बाद की बात है, फ्यूचर में कभी देखेंगे इसको, जब हायर लेवल पे जाओगे तब। अभी बस हल्का सा इस कॉन्सेप्ट को टच कर लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी कि कौन कौन से टूल हैं, और फिर इन टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना है वो प्रोसेस में आता है, ठीक है। कि सीक्वेंस क्या होगी, पहले क्या यूज़ करना है। तो टूल्स में हमें बेसिकली चाहिए होते थे कि हमें डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए, जिसमें से पर्टिकुलरली हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करी थी। यही मेन है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। टूल्स में फिर हमें वेक्टर था एक मेजर टूल हमारा। हमें फिर एक होस्ट भी चाहिए होता है बेटा, कि हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा, और एक सोर्स डीएनए चाहिए होता है जिसमें से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर जीओआई आइसोलेट करेंगे। हम इस वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करता। तो जब हम लास्ट लेक्चर में वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें ये पता था कि वेक्टर जो है ये एक व्हीकल की तरह काम करता है, या फिर ये जीन टैक्सी की तरह काम करता है। और किसी भी चीज़ को एज अ वेक्टर यूज़ करने के लिए उसके पास पर्टिकुलर फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो जो होना ही चाहिए, उसके पास एक ओरी पॉइंट हमेशा हो, है ना। और ओरी पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो उसका हाई कॉपी नंबर सस्टेन कर पाए, जिसका हाई कॉपी नंबर हो। हमें ये वाली चीज़ चाहिए ताकि मल्टीपल कॉपीज हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बन जाएं। दूसरी चीज़ बेटा हमें क्या चाहिए कि उसका एक सिलेक्टेबल मार्कर हो, ठीक है, जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि होस्ट के कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और किसमें नहीं है। तो वही ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला पॉइंट। फिर तीसरा हमें एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट चाहिए होती है ना, कि जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सके। एक छोटी सी साइट पर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करें, और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही साइट हो, यानी कि हम ये प्रिवेंट करना चाहते हैं कि उस वेक्टर के बहुत सारे फ्रेगमेंटेड पीस ना बने। फिर चौथा हमने डिस्कस करा था कि उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अपने आप ही टूट जाएगा, उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होगी टूटने की। हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी सारी। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, है ना। एग्जाम्पल्स में हमने बोला था कि भाई हम प्लाज्मिड्स को यूज़ कर सकते हैं वेक्टर की तरह, हम बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें दो ही एग्जाम्पल पढ़े थे कि एक M13 फेज था, एक लैम्डा फेज था। अगेन इनकी डिटेल की ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है, जो करंट नीट का लेवल चल रहा है उस हिसाब से। Then we also talked a little bit about like bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome। ये हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, बस इसके नाम देखे थे, ठीक है। अब की बार जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं वेक्टर्स, प्राइमरली जो आप इनकाउंटर करोगे वो प्लाज्मिड्स ही होंगे, ठीक है। तो अब की बार हमें क्या करना है, हमें प्लाज्मिड्स को एज अ डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है टू रीड इन डिटेल मोर अबाउट प्लाज्मिड्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा सारा। तो सबसे पहली चीज, प्लाज्मिड्स कहते किसको हैं, कि मान लो अगर ये कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, तो इसमें यहाँ पर ऐसे एक अलग से प्लाज्मिड, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलेगा, है ना। अब जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में या हर एक बैक्टीरिया में मिले, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्लाज्मिड को डिफाइन कैसे करते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू जरूर बनेंगे, किसी भी एक पार्ट को चेंज कर देंगे। सो दीज प्लाज्मिड्स
दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बेटा इन एडिशन टू, है ना, फालतू नहीं है यहाँ पर, इन एडिशन टू है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इनकी शेप कैसी है, अभी अभी हमने देखा, दीज आर सर्कुलर, दीज आर डबल स्टैंडर्ड, डीएस। लिविंग के लिए एसेंशियल नहीं है उस बैक्टीरिया के लिए कि अगर ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया बिल्कुल ही कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है ना, तो उसके लिए एक एडेड एडवांटेज है, एक अपग्रेडेड फीचर है। देन दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और वी कैन से दैट दीज आर ऑटोनोमस, सेल्फ replicating pieces of DNA, pieces of DNA in some bacterial and some yeast cells। ये हमें मिल जाता है। अब जो ये एडिशनल एडवांटेज देते हैं नॉर्मली हम वो लेके चलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। बट रिमेंबर कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल की जगह लिख दे कि दीज आर, सिर्फ क्रोमोसोमल लिखा हो एमसीक्यू में तो भी गलत है ना। सर्कुलर की जगह बेटा लीनियर लिख सकता है, डबल स्टैंडर्ड की जगह सिंगल स्टैंडर्ड आ सकता है, नॉन एसेंशियल की जगह स्टेटमेंट में एसेंशियल आ सकता है, ऑटोनोमस की जगह नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीसीज आ सकता है, ठीक है। तो ये इन ग्रीन अंडरलाइन वाले किसी भी को चेंज करके एक नया इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान देना। अब नॉर्मल जो हम प्लाज्मिड यूज करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्लाज्मिड हो गए ना, तो हम वी हैव सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लाज्मिड्स दैट आर यूज्ड एज वेक्टर्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमें उन एग्जाम्पल देखना, तो नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक प्लाज्मिड्स। तो जो हमें पढ़ना बेटा, सबसे पहला वी विल सी PBr322। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्या नाम है, क्यों ऐसा नाम है, ठीक है। देन सेकंड इज वी हैव PUC, बेसिकली पक बोल देते हैं इसको, है ना। तो नाउ हमारे पास है PUC8। एंड देन इन एडिशन टू दीज, a third type of plasmid that we will encounter is TI plasmid। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम ये तीनों प्लाज्मिड्स हैं क्या, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हमें ये चीज़ देखना है, बस एक टेबल बना लेते हैं डिफरेंसेस की, कि प्लाज्मिड जो डीएनए है और जो नॉर्मल हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो ऑन लेफ्ट साइड वी हैव प्लाज्मिड डीएनए एंड ऑन दिस साइड वी हैव क्रोमोसोमल डीएनए। सबसे पहली चीज तो ये प्लाज्मिड डीएनए हमने देखा था कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो बेटा क्रोमोसोमल डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। देन सेकंड वी कैन से कि ये सर्कुलर है, प्लाज्मिड ऐसे पूरा गोल मिलता है, ठीक है। अब क्रोमोसोमल डीएनए क्या है, ये लीनियर भी हो सकता है और इट कैन बी सर्कुलर, डिपेंड्स, इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये एक ही शेप होगी, है ना। तीसरा क्या होगा, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, इट इज अ टाइप ऑफ नेकेड डीएनए, दैट मींस विदाउट इट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं, तो प्लाज्मिड बहुत छोटा है तो उसको पैकिंग की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डीएनए में क्या होगा बेटा, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियोसोम्स बना लेता है ना, ये भी हमने बॉटनी में जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। नाउ ये क्या होगा, अब दूसरी चीज, अगेन जेनेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा इंट्रॉन्स, इंटरवीनिंग सीक्वेंस जो एक्सॉन्स के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर इंट्रॉन्स नहीं होते, तो इंट्रॉन्स आर एब्सेंट। बट जबकि क्रोमोसोमल डीएनए में इंट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं वो ये कि ये साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है इसका, इट इज रिलेटिवली स्मॉल, जबकि क्रोमोसोमल डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है ना, इट इज लार्ज इन साइज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होगा कि इसमें ऐसे कोई वाइटल जीन नहीं होते जो सेल के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी ही हैं, तो इट कंटेन्स नो वाइटल जीन्स।
बट यहाँ पर हमें वाइटल जीन्स देखने को मिलेंगे, दिस इज ये नॉर्मली हम कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि ऐसा प्लाज्मिड जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो वो फिर बैक्टीरिया के लिए थोड़ा सा वाइटल हो जाता है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबायोटिक मीडियम, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो एक में वाइटल जीन का मतलब है यहाँ पे एब्सोल्युटली नेसेसरी जीन्स जो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, यानी कि जो बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए उस सेंस में। ठीक है, ये चीज। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट PBr322 और PBr322। ये जो हम प्लाज्मिड की नेमिंग कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर जो छोटा p है इसका मतलब है बेटा प्लाज्मिड। ये जो नेक्स्ट दो नाम है ये साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, और ये 322 इसका सीरियल नंबर है कि ये कौन से नंबर का प्लाज्मिड, जब लेबोरेटरी में साइंटिस्ट काम करे थे, उन्होंने एक प्लाज्मिड बनाया होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट, तो ये 322वें नंबर वाला एक्सपेरिमेंट था उनका जो उन्होंने लैब में बनाया, एंड ये सक्सेसफुल था, इसको हम यूज़ करते हैं। तो साइंटिस्ट के नाम क्या बेटा, ये ज़रूर आ जाता है। बी से आता है हमारे पास साइंटिस्ट नेम बॉलिवर, एंड आर से आता है वी हैव रोड्रिगेज। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। नाउ ये जो प्लाज्मिड है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ PBr322। लेट्स सपोज कि ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में से डिफरेंट डिफरेंट डीएनए की सीक्वेंसेस होंगे, तो हमें सबसे पहला तो चीज़ क्या चाहिए कि इसमें हमारे पास एक ओरी पॉइंट होना चाहिए। तो दिस ब्लू सेगमेंट इज दी ओरी पॉइंट, राइट। फिर यहाँ पर हमारे पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन होती हैं, पूरी ब्लैक सेगमेंट जो दिख रहा है हमें, और वो लेफ्ट साइड के बॉर्डर पर है ना। दिस होल ब्लैक सेगमेंट इज a gene which codes for resistance against the ampicillin AMP. Similarly, on the right side, we have a gene, फिर से एक और जीन है, इसको भी हम पूरा ब्लैक में कर लेंगे जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। और यहाँ पर अब की बार जो ये काले वाला जीन है ये रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट एन एंटीबायोटिक विच इज नोन एज टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि बेटा टेट का मतलब है टेट्रासाइक्लिन विच इज़ एन एंटीबायोटिक। ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ये तो स्ट्रक्चर डायरेक्ट पेपर में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड AMP इज एम्पिसिलिन। इन दोनों एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज रेजिस्टेंस जीन। इन दोनों के रेजिस्टेंस के बीच में एक खाली गैप आता है, एंड देन ऑन दिस साइड वी हैव अनदर जीन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ROPG। ठीक है, अब सुनते जाना। जो ये ओरी पॉइंट है उसका हमें फंक्शन पता है, AMPR का पता है, TET-R का पता है। जो ROP है ये बेसिकली क्या करता है, दिस ROP इट एनकोड्स प्रोटीन्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। कि प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन तो ओरी पॉइंट ने शुरू करवा दी, बट उसके लिए हमें एक रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो कौन करवाएगा, वो ROP करवा रहा है। ठीक है, वहाँ वो ROP से मिल जाएंगे। अब देखो इसमें हमारे पास क्या सिलेक्टेबल मार्कर है, AMPR और TET-R। एक ओरी पॉइंट आ गया, इसका साइज भी ठीक है, साइज के बारे में बात कर लेंगे बाद में। बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है अभी भी, वी डू नॉट हैव एनी सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो हमें अब वही देखना है कि जो AMPR है यहाँ पर दो साइट आती हैं जिस पर दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सकते हैं। दिस फर्स्ट साइट इज फॉर PST1 एंड देन वी हैव PVU1। उसके बाद बेटा यहाँ पर जो तीन रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिलती हैं, तीन पर्पल साइट है, यानी कि तीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग काम कर सकता है। द फर्स्ट वन इज द साइट फॉर EcoR1, देन वी हैव CLA1, एंड फाइनली वी हैव द साइट फॉर HIND3। ठीक है, दिस थर्ड इज फॉर HIND3।
सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन में हमारे पास साइट है बाम H1 and we have another one that is SAL1. Similarly, in this ROP gene, we have PVU2. ये हमारे पास जीन्स है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब या तो तुम इनके सबके नाम याद रख लो कि PST1 क्या है, PVU1 क्या है, अदरवाइज ये याद रख लो। बट एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि PBR322 में वी हैव 8 different sites, right? So we have 8 cloning sites for 8 different restriction endonucleases. यही तो मतलब था हमारा MCS का, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का, है ना। अब होगा क्या इससे कि मान लो मेरा होस्ट कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर दिस इज माय सोर्स DNA, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एज सोर्स, और इस सोर्स में ये शेडेड पोर्शन मेरा GOI है। तो बेटा हो सकता है मेरा GOI यहाँ पे इस सोर्स पे काटने पर सिर्फ PST1 से कट रहा हो, तो मैं PST1 यूज़ करके इसको यहाँ इंसर्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरा होस्ट ये सोर्स ऐसा है, होस्ट नहीं सोर्स ऐसा है जिसमें केवल PVU1 काम करेगा, तो मैं इसको यहाँ डाल दूँगा। पर मेरे को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कोशिश ये करनी है कि ये जितनी भी 8 साइट हैं, I need my gene of interest to be inserted either in this AMPR gene or in this tetracycline gene. तो यानी कि 2 ये वाली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड काम करेंगी और 2 ये, तो यानी कि मेरे पास 8 में से केवल 4 ही इंपॉर्टेंट है। वो अभी आगे देख लेंगे थोड़ी देर में। सेंस बनी इस चीज़ की। नाउ अब आगे चलते हैं। यहाँ आगे चलने से पहले एक चीज़ देख लेता हूँ। देयर इज अ शॉर्ट निमोनिक, मेरा खुद का तो निमोनिक नहीं है, किसी बच्चे ने बताया था, बहुत टाइम हो चुका है, तो आई विल सिंपली रीसाइज दिस। और मैं अभी बता देता हूँ कि इस चीज़ को, ये थोड़ा सा डायग्राम शुरू में रटने में टाइम लगता है, ठीक है। लेट सपोज इसको कर लेते हैं। तुम्हें इमेजिन क्या करना है कि इस पूरे को ना, प्लाज्मिड को, दिस प्लाज्मिड इज योर PBR322, ऐसे सेंटर में उसका नाम लिख देता है। इस पूरे को घड़ी इमेजिन कर लो कि यहाँ पर वो क्या होगा, 6 बजे हुए होंगे और ये क्लाव वाली साइड 12 वाली है, तो ये लगभग 7:30 वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओरी पॉइंट हमें यहीं से शुरू करना होता है। हम यहाँ से शुरू करके अपना सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहली चीज़ ये याद रखोगे, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा। निमोनिक याद रखने के लिए वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ इस ओरी पॉइंट पे क्या था, लेट सपोज 7:30 बजे, है ना। तो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं कि शाम के 7:30 बजे 2 दोस्त थे। आगे हमें कौन सा पॉइंट याद रखना है, PST1 और PVU1, ठीक है। तो PST1 से हमने मान लिया कि वी हैव प्रशांत नाम का एक लड़का है, 7:30 बजे प्रशांत एंड पवन। अच्छा हो गया। AMPR याद रखना है नेक्स्ट हमें, इसको बोल देते हैं एयरपोर्ट, EMP का A, प्रशांत एंड पवन एयरपोर्ट पे इकोनॉमी क्लास की टिकट से हिंदुस्तान एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर गए, ठीक है। I'll simply erase this part here, एंड वहाँ जाकर उन्होंने टर्की की फ्लाइट ली, ठीक है। लेट्स सपोज वहाँ जाकर उन्होंने टर्की की फ्लाइट ली, एंड देन टर्की की फ्लाइट के बाहर उनको कौन मिले, सलमान मिले, ठीक है। सलमान मिले एंड सलमान से मिलकर प्रशांत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पवन 2 बार रोया।
ये छोटी सी कहानी है, हम होगा ये, इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या तो तुम स्ट्रक्चर को देखो डायरेक्ट याद रख लो, बट समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट कि एग्जाम के टाइम पे कैसे रट्टा मारोगे इन चीज़ों का, तो ये वही वाली चीज़ है। तो देखो बेटा, 7:30 बजे हम ये ओरी पॉइंट की लोकेशन है, ठीक है। प्रशांत कौन सा हो जाएगा अपने पास, PST 1। पवन क्या होगा बेटा, PVU 1। एयरपोर्ट पर गए तो एयरपोर्ट का क्या होगा बेटा, दिस इज EMPR। इकोनॉमी क्लास से क्या बन गया, दिस इज ECOR 1, क्लास का बेटा क्ला 1, ठीक है। टिकट से हिंदुस्तान टर्मिनल 3, तो हिंदुस्तान का टर्मिनल 3, तो इससे क्या बन गया बेटा, Hind 3, ठीक है। टर्की, टर्की क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, टेट को, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को। फ्लाइट से बाहर आए और बाहर आए तो इससे क्या बन जाएगा, वी हैव BAM-H1, ठीक है। सलमान मिले तो ये क्या होगा, SAL-1। मिले एंड मिलने के बाद पवन, पवन 2 बार रोया तो ये क्या होगा, PVU 2। और ये कौन सी साइट पर मिलेगी, रोया साइट। रोया साइट किसकी हो जाएगी, ROP। आई होप ये छोटे से कहानी बस तुम्हें थोड़ा सा अब की बार इस रट्टाफिकेशन में इनिशियली हेल्प कर देगी, ठीक है। आगे चलता है, एक तो ये स्ट्रक्चर है। Next, what we need to know about this particular structure is, if I simply copy and paste it, तो ये लो, every time whenever I am dealing with PBR, I need, or it is mandatory, or it is necessary, so it is necessary to ligate the gene of interest in 2 places, ठीक है। हम सिर्फ 2 प्लेस में लगा सकते हैं, एंड वो 2 प्लेस कौन कौन से होंगे, वी विल डिस्कस। GUI in only 2 sites whenever we are using this PBR 322। आइदर तो वो AMPR के रीजन में आएगा, और वो किसके रीजन में आएगा बेटा, टेट आर के जीन में। इसका देखो सिर्फ सिग्निफिकेंस इतना है कि मान लो ये पूरा मेरा AMPR वाला जीन था, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर PVU 1 यूज करके अपना GUI डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो AMPR है ना, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, वो जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा, यानी कि अब इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन की अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं रही। और याद हो तो हमने लास्ट वीडियोस में क्या डिस्कस करा था कि इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते थे बेटा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये वाली चीज याद रखना, ठीक है। नाउ मेरे को एक सीधी सी चीज़ बताओ कि केस मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, लेट्स सपोज आई हैव कि मैंने ECOR1 अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट यूज़ करी है, एंड मैंने अपने होस्ट से जो सोर्स से जो मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला वो मैंने ECOR1 की साइट पे लगा दिया। तो क्या ECOR1 की साइट पे लगाने के बाद कोई मेरे पास ऐसा जीन होगा जो कि इनएक्टिवेट हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। तो क्या मेरे को ECOR1 एंजाइम इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना चाहिए, नहीं, क्योंकि फिर मेरे को बाद में सिलेक्शन में दिक्कत आएगी, क्योंकि किसी भी जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा और मैं उसको देख नहीं पाऊंगा कि मैंने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था वो सही जगह गया है कि नहीं गया, ठीक है। तो मेरे पास कोई एक्सप्रेशन सिस्टम नहीं है, कोई मतलब होता है ना कि बैक प्रूफ करने का कोई solution नहीं होगा। Similarly, I should not use CLA1, I should not use Hind 3, similarly I should not use PVU 2। The only thing now that I can use, or the only sites that will be functional or that should be used regardless, तो मेरे को कौन सी साइट यूज करनी है बेटा, मेरे को इसमें PST1 नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में यूज कर सकता हूँ, मैं इसमें PVU 1 यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के यूज करने से मेरा AMPR एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस वाला जो जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब इस प्लाज्मिड के में वो ताकत नहीं है जिसकी वजह से ये एम्पिसिलिन दवाई की प्रेजेंस में जिंदा रह पाए, सीधी सी बात है। तो ये 2 यूज कर ले।
उसके अलावा व्हाट आई कैन यूज इज बाम H1 साइट में यूज कर सकता हूँ, साल 1 वाली साइट यूज कर सकता हूँ। ये दोनों साइट यूज करने से ये होगा कि मेरा जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस वाला जीन है वो इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला प्लाज्मिड में अब वो ताकत नहीं है कि ये टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में जिंदा रहे। दैट्स इट। इतना ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट के ऊपर कि PBr 322 यूज करते हुए कौन सा मेरे को यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है। तो अगेन दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। तो ये था हमारे पास PBr 322 के बारे में। अब जो PBr 322 है इसका नॉर्मली इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आती हैं बेटा एडवांटेजेस में कि जब ये बना था तो साइंटिस्ट ने क्या सोच के बनाया था कि हम इसको यूज़ करेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ PBr 322, पहली बात तो इसका साइज़ देखो, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4.3 KB का इसका खुद का साइज़ है। यानी कि ये ट्रांसफ़र की प्रोसेस में इजीली DNA हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाएगा और ये खुद टूटेगा नहीं, पहली चीज़। दूसरा चीज़ इसमें क्या था कि इट हैज़ 2 सेट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इसमें हमारे पास क्या है बेटा, इसमें हमारे पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, ऊपर से क्लोनिंग साइट है हमारे पास। तो हमारे पास रेंज ऑफ एंजाइम्स है जो हम यूज़ करते हैं, 4 डिफरेंट एंजाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट डज हैव अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट। एंड थर्ड इज दैट इट हैज़ अ रीजनेबली हाई कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या है कि मान लो किसी एक सेल में हमने अपना PBr 322 का अगर एक पीस डाल भी दिया सक्सेसफुल, हमें इतना ही करना है, तो वो सेल क्या करेगा, वो सेल के अंदर रेप्लिकेट हो के ये जो एक प्लाज्मिड है ये खुद को बार बार रेप्लिकेट करवा के 1 से 2 4 6 है ना, ऐसे फिर 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, इस तरीके से ये 500 से 700 अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। दैट इज व्हाट वी नीड, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। नाउ इसका डिसएडवांटेज क्या है वो अभी देखेंगे। द मेजर डिसएडवांटेजेस that it has two different antibiotic resistance genes, so selection of ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि ऐसे होस्ट सेल्स जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट DNA को प्लाज्मिड वाले के साथ या वेक्टर को उठा लिया है, वर्सेस सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स इज वेरी लेंदी और बट कैन से यस कम्बरसम। बहुत मुश्किल काम है इन दोनों को सेग्रीगेट करना, हमें ये बता पाना कि हमारे पास अगर 2 सेल हैं, ये इनका अपना खुद का क्रोमोसोमल DNA है और एक में हमारा RDT और रिकॉम्बिनेंट DNA है और एक में नॉर्मल प्लाज्मिड आया हुआ है, और एक ऐसा सेल है जिसमें सिर्फ क्रोमोसोमल DNA है जिसमें कोई प्लाज्मिड ही नहीं आया। तो इन तीनों में कैसे सेग्रीगेट करोगे, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। क्यों क्यों मुश्किल है, बिकॉज इट हैज़ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो हमें 2 एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होगा बेटा, यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा सर्शन रीज़न बनेगा, ठीक है। बिकॉज इट रिक्वायर्स प्लेटिंग इन 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक मीडियम। अब इस चीज़ की सेंस बनेगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है, अगर ये अभी सेंस नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। बट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और ज़्यादा डिटेल में, एक्चुअल में पूरा मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है तो हम वो वाली चीज़ तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये चीज़ याद रखना कि इसमें 2 एंटीबायोटिक है, थोड़ा सा मुश्किल और बहुत ज़्यादा ना लंबा टाइम चला जाता है सेलेक्ट करने में, दैट्स इट। और हमें चाहिए कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए वी हैड अ डिफरेंट प्लाज्मिड। तो हमारे पास जो सेकंड प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर आता है दैट इज PUC8।
इसमें भी बेटा P का मतलब है प्लाज्मिड। अब यहाँ पर योर से क्या होंगे, ये साइंटिस्ट के नेम नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स यू फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। बस ये बना था, और 8वां तो उसका नंबर, जिस नंबर पे वो बना था या सिंथेसाइज हो पाया था। तो इसमें भी हमें क्या देखना है कि वी हैव, लेट्स सपोज दिस इज द प्लाज्मिड, और बेटा ये भी डबल स्ट्रैंडेड मिलेगा एज यूजुअल, और इसके वही नॉर्मल फीचर्स हमें देखने हैं कि इनमें एक तो हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव एन ओरी पॉइंट, दिस इज द ओरी पॉइंट। फिर इनमें यहाँ पर क्या बेटा, वी हैव एन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और दिस इज द AMPR। बट इस AMPR के अलावा अब की बार इसमें क्या है, ये ग्रीन कलर का जीन है विच इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो जो ग्रीन सेगमेंट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं लैक्टोज के डिग्रेडेशन के लिए। यहाँ पर ऐसे एंजाइम्स हैं, तो ये थोड़ा सा लैक ऑपरेन में चले जाओ पीछे, जब तुमने लैक ऑपरेन पढ़ा था तो वहाँ पर था लैक जेड जीन, तो दिस ग्रीन साइट इज फॉर लैक जेड जीन। ठीक है, और इसी ग्रीन साइट में हमारे पास बहुत सारे MCS साइट है, यानी कि इस इतनी पतले से एरिया में, पर्पल वाले एरिया में दुनिया भर के हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव EcoR1, वी हैव SMA1, वी हैव BAMH1, जो उधर पिछले वाले थे वो हमने उठा के यहाँ यूज़ कर दिए, है ना। वी हैव SAL1, वी हैव ऑल्सो HIND3 एंड वी हैव PST1। तो इस पक 8 की खास बात क्या है कि यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ सेपरेट जीन दैट इज लैक जेड जीन। व्हाट दिस लैक जेड जीन डज, सो द लैक जेड जीन क्या करेगा कि इट encodes for an enzyme which is known as beta galactosidase। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ये लैक्टोज शुगर को नॉर्मली डिग्रेड करता है, डाइजेस्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, यूज कैसे करेंगे, फायदा क्या है, अगेन ये चीज बाद में काम आएगी, नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी। अभी बस हमें देखना है कि ऐसा पक 8 होता है हमारे पास। तो इसके सेंटर में नाम लिख देंगे POC8। इसका साइज कितना है, इसका साइज उससे भी छोटा है, 2.75 KB। तो इस पक Z के हमारे पास एडवांटेजेस क्या आए, पहली चीज़ तो ये कि इसमें एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जीन है, तो इसमें सिलेक्शन के लिए हमें 2 अलग अलग एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट जो हमें एडवांटेज चाहिए था वो ये है कि इस केस में सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये हम लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो देख लो ताकि समझ आ जाए, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करना फिर सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बिकम्स सिंगल स्टेप जॉब, हमें एक ही बार में डायरेक्ट पता लग जाएगा। और इसी को हम कहते हैं कि बेसिकली इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी हाई कॉपी नंबर, दैट गोज विदाउट सेइंग, इट हैज़ अ वेरी हाई कॉपी नंबर, क्योंकि बेसिकली PBr322 का ही मॉडिफिकेशन है ना, ओरी पॉइंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, बस टेटार वाला पॉइंट उठाया, उसको उठा के लेके जेड जीन डाल दिया, इतनी सी चीज़ है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड इज this PUC8, in this case the selection is based on a principle which is known as blue white selection. Again, this is a topic which will be covered in detail in the next class. ठीक है, हमें दो ये देखना, बट अब तीसरी चीज देखता, हमें वो चीज़ देखी जो तीसरा हम नॉर्मली बेटा प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, हम वो प्लाज्मिड यूज़ करते हैं नॉर्मली पर्टिकुलरली प्लांट्स के केस में, एंड दैट प्लाज्मिड इज TI, प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम।
अगेन एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल है और इसकी स्पीशीज है इधर ट्यूमीफेशियंस, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक प्लाज्मिड मिलता है और उस प्लाज्मिड को हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, जिसमें कि बेटा टीआई वर्ड का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग किस में ट्यूमर इंड्यूस करवाता है? ये प्लांट्स में करवाता है, स्पेसिफिकली डाइकोट प्लांट्स में, मोनोकोट्स में इन्फेक्ट नहीं करता है। So this is a bacteria. Agrobacterium tumefaciens is a pathogenic bacteria that naturally infects the roots of these dicot plants and gives them a particular disease. And that disease is what we call as, so the disease caused by this Agrobacterium tumefaciens, वो कौन सी डिजीज है बेटा? उस डिजीज का नाम होता है क्राउन गॉल डिजीज। ये वाली चीज़ याद रखना, अगेन बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मली जो क्राउन गॉल डिजीज़ है उसमें होता क्या है कि जो तुम्हारे प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से, और उस प्लांट में से गांठें बननी शुरू हो जाती हैं रूट्स में, जैसे नोड्यूल बनती है ना कुछ उस टाइप से, जैसे बॉल्स बन जाते, तो उसी को हमने क्या बोल दिया? क्राउन गॉल डिजीज बोल दिया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि है क्या। ओके, this agrobacterium, let's suppose this is the agrobacterium, क्रोमोसोमल डीएनए है, बाकी के स्ट्रक्चर होंगे, एंड यहाँ पर उसका प्लाज्मिड है, एंड इस प्लाज्मिड को हमने बोल दिया टीआई प्लाज्मिड। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि दिखता कैसा है। सो व्हाट वी फाइंड इन दिस केसेस एज यूजुअल, ये भी एक ऐसा प्लाज्मिड है विच इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। नाउ इसमें अलग अलग रीजन होते हैं। ठीक है, तो बट ऐसे ही एक तो इसमें भी ओरी पॉइंट होगा, बट इसमें अब की बार ओरी पॉइंट इधर राइट हैंड साइड पर है, एक ओरी पॉइंट होता है, फिर एक इसमें वी आई आर रीजन हो जाता है, या फिर इसी को हम बोल देते हैं वायरुलेंस रीजन और सिंपली वी आई आर रीजन। देन दिस हैज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, और उस सेगमेंट में दो ऐसी सीक्वेंसेस होते हैं, जो दो हमें ब्लू बॉक्सेस दिख रहे हैं, दीज बॉक्सेस आर नोन एज बॉर्डर सीक्वेंस, है ना। इसके अंदर का जो रेड वाला जीन का पार्ट है, पूरा डीएनए का पार्ट है, ये उसकी बॉर्डर सीक्वेंसेस हैं। तो जो ब्लू वाला पार्ट है बेटा, दिस इज नोन एज लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, और इसी को हम क्या बोल देंगे? LBS शॉर्ट में। Similarly, this is what we call as right border sequence. In short, it is known as RBS. और बेटा इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो अलग अलग प्लांट हार्मोन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये ग्रीन वाला पोर्शन विच कोड्स फॉर प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, ये इधर प्लांट हार्मोन बनाने वाला है साइटोकाइनिन, ये दो, और एक इधर आ जाता है ओपाइन। एंड देन यहाँ पर हमारे पास RBS और ओरी के बीच में एक अगेन साइट होती है, दिस इज द ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन। आई नो बहुत अलग अलग नाम है, बहुत कुछ नया सा देखना होगा, कुछ नहीं चाहिए इस प्लाज्मिड में, कुछ नहीं देखना तुम्हें, बस इतनी सी चीज़ देखनी है कि ये LBS वाले पॉइंट से लेके ये पूरा ग्रीन वाले जो डॉट्स दिख रहे हैं और ये RBS तक का जो पॉइंट है, जो काले वाला पूरा सर्कल है, इसके अंदर जो ये इतना डीएनए का पार्ट है ना, इसको हम बोल देते हैं tDNA रीजन। दैट्स इट। ठीक है, और ये हमारे पास है क्या? दिस कंप्लीट इज अ TI प्लाज्मिड, और इसका नॉर्मली साइज इसका होता है बेटा 200 kb तक का। हम नेचुरल TI प्लाज्मिड की बात करें, तो अगर इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस टू बी डिफ़िकल्ट, हम एक और इसका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड वर्जन में। ये ऐसे प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में हमें दो चीज़ें देखनी कि यहाँ पर हमारे पास होगा बेटा ओरी पॉइंट,
एक इधर डीएनए है जिसको बोल देते हैं VIR रीजन, और फिर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये से कि पूरा सेगमेंट है, ये पूरा रेड सेगमेंट डीएनए का, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टीडीएनए। ठीक है, बस इतना याद रख लो, इतना भी ठीक है, अपना काम चल जाएगा उसमें। अब जो देखो इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे। जो इस टीआई प्लाज्मिड में ये टीडीएनए है, टीडीएनए रिप्रेजेंट्स डिफरेंट थिंग्स। अब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी विल स्टडी इज बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड। अभी जो ये वाला पार्ट चल रहा है ना, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी का मिक्स होगा और एनसीईआरटी से थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। बट इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस के लिए अगर सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहोगे तो रिमेंबर ये चीज़ बहुत मुश्किल होने वाली है तुम्हारे लिए समझना, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड स्टोरी तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसको यूज़ करते हैं इस सेंस में, वो किस सेंस में यूज़ कर रहे हो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि थोड़ा सा इसको डीपली नहीं पढ़ोगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट बेटा किसी भी प्लाज्मिड में हमें ये देखना है कि उसमें ओरी पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। पहली चीज इसमें ओरी पॉइंट है। दूसरी चीज है इसमें टीडीएनए। टीडीएनए का मतलब यहाँ पर टी का मतलब क्या है बेटा, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसफर्ड, सो दिस इज ट्रांसफर्ड डीएनए। मतलब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया प्लांट में इंफेक्शन करेगा और अपना टीडीएनए वाली सेगमेंट अपने में से हटा के प्लांट के सेल को दे देगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि टीडीएनए कहाँ जाएगा, प्लांट सेल के अंदर जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन प्रोसेस टीडीएनए इज बेसिकली काइंड ऑफ सिंगल्स, इसको बेसिकली बैक्टीरिया क्या करेगा, इसकी सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाएगा, उसको अलग करेगा और इस टीडीएनए को भेज देगा किसमें, सो द टीडीएनए इज सेंट टू प्लांट सेल्स। तो बेटा प्लांट सेल में जाके क्या करेगा, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, प्लांट सेल की ग्रोथ करवा देगा, और वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही क्या कहलाती है, ट्यूमर कहलाती है, बेसिकली कैंसर हो गई, है ना। सो दिस टीडीएनए causes or induces tumor growth in plant cells। इतना ठीक है। अब इस टीडीएनए को भेजना प्लांट सेल में, ये वाला जो काम होता है, ये वाला काम किसका का बेटा, ये होगा VIR रीजन का। तो दिस इज वायरुलेंस रीजन। वायरुलेंस शब्द का मतलब होता है इन्फेक्टिविटी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, ये प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन के टाइम पर अपने टीडीएनए की सेगमेंट नेचुरली प्लांट सेल में भेज रहा है। तो वो भेजते हुए वो जो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन देखेगा, वो देखेगा VIR रीजन। सो दिस इज द वायरुलेंस रीजन दैट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। इतना ठीक है, ओके ग्रेट। अब एक पार्ट और जो नॉर्मली कभी कभी पूछ लेते हैं कि वी हैव अ प्लांट सेल, दिस इज ए प्लांट सेल, एंड इसी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लेट्स सपोज कि पहले दूर बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। नॉर्मली होगा क्या कि इस प्लांट सेल को बेटा इंजरी लगेगी, और उस इंजरी को हील करने के चक्कर में प्लांट सेल एक केमिकल रिलीज करता है विच आर फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स सच एज एसिटोसिरिंगोन। दिस इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स अ फिनोल ग्रुप, इसमें फिनोल मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। टेक्निकली फिनोलिक कंपाउंड कहते हैं इसको, बट कोई बात नहीं। अभी एसिटोसिरिंगोन क्या होगा कि सॉइल में है, आसपास बैक्टीरिया होता है, नॉर्मली ये एसिटोसिरिंगोन इज पिक्ड अप बाय दिस बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा बेटा, इसका प्लाज्मिड डीएनए होगा, है ना। दिस इज द प्लाज्मिड, यहाँ पर इसका ओरी पॉइंट था, ये इसका टीडीएनए वाला सेगमेंट है, एंड यहाँ पर इसका VIR रीजन है। दिस एसिटोसाइरिंगोन केमिकल गोज इनटू द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, और ये जाके
इस VIR रीजन को एक्टिवेट करवा देगा। द एसिटोसिरिंगोन इट एक्टिवेट्स द VIR जीन्स। उसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में ऐसे एक चैनल बन जाता है प्लांट से, थोड़ा सा तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऑब्वियसली आएंगे ही ये, तो लेट मी ड्रॉ दैट ऑल्सो कि ये एग्रोबैक्टीरियम ऐसे आया 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 ऐसे प्लांट सेल के बिल्कुल ऐसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया, ठीक है। फिर इनके बीच में यहाँ पर ऐसे एक ट्यूब से बन जाती है, कैसे पाइप बन जाता है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इस TDNA की एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी ऐसे बना ली, और अब ये कॉपी आएगी और इस ट्यूब के थ्रू इस प्लांट सेल में चली जाएगी। तो ये आ गया, यहाँ पर प्लांट सेल का DNA था, ये न्यूक्लियस उसका और न्यूक्लियर पोर्स है। यहाँ पर ऐसे क्या होगा, लेट सपोज ये उसका DNA है, सिंपलिसिटी के लिए बस ऐसे बना लेता है, ठीक है। अब ये गया, ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर जाएगा और ये अपने आप को इधर इस प्लांट सेल के जीनोम में कहीं पे भी जहाँ इसको जगह दिखेगी वहाँ लगा लेता है, और अब ये प्लांट सेल में ट्यूमर को इंड्यूस करवाएगा। ये इसका काम है, ये कहानी थी बेसिकली इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस की। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि हमारे पास जब एग्रोबैक्टीरियम है व्हाट इफ हम इस प्लाज्मिड को ऐसे ही इंटैक्ट रखते हैं, ठीक है, इसमें ओरी पॉइंट है और इधर उसमें वायरुलेंस रीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है TDNA को भेजने के लिए। और रिमेंबर TDNA का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, इधर लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस थी और इधर राइट बॉर्डर सीक्वेंस थी। ऐसा भी तो मतलब बेसिकली बात यह कि LBS और RBS के बीच का जो सेगमेंट है हमेशा वही ट्रांसफर होगा, उसके अलावा कुछ ट्रांसफर नहीं होगा इस DNA में से। तो मेरे को बस इतना सा मैनिपुलेशन करना है कि इस पर्पल सेगमेंट की जगह जो कि इनिशियली एक TDNA का पार्ट था, मैंने काले वाला अपना DNA डाल दिया। तो दिस ब्लैक लाइन नाउ रिप्रेजेंट्स माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, और अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके किस में लाइगेट हो जाएगा, सिमिलरली वही इन्फेक्शन वाली स्टेज आएगी, एग्रोबैक्टीरियम जाएगा प्लांट सेल के पास, ऐसे प्लांट सेल में न्यूक्लियस मिलेगा, ये काला वाला इसका ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी बनेगी, फिर वही पाइप वाली चीज़ बनेगी, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और ऐसे उसके DNA के साथ, प्लांट के DNA के साथ लाइगेट हो जाएगा। तो दिस इज प्लांट सेल। तो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की भी तो इतनी सारी क्रॉप वैरायटी आ रही हैं जिन पे हाई सेलिनिटी का असर नहीं पड़ता, जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट हैं या स्ट्रेस टॉलरेंट चीज़ें बन हैं, है ना, तो ये वो वाली चीज़ें होती हैं। तो this is how we are using a natural genetic engineer of plants, हमने उसको मॉडिफाई करा। तो अब बेटा मॉडिफाई करने के बाद तो now this is known as, this is the modified TI plasmid, ठीक है। द थिंग इज, अब कोई ये पूछे कि भाई मेरे को इसको मॉडिफाई क्यों करना है ना, सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू मॉडिफाई, और व्हाई natural TI plasmid cannot be used directly as a vector। कि नॉर्मल इस TI प्लाज्मिड को क्यों मॉडिफाई कर रहे हो, तो पहले से भाई तीन मेन पॉइंट है। सबसे पहला तो ये कि इस TI प्लाज्मिड का साइज बहुत बड़ा है, लार्ज वेक्टर है, PBR 322 और अभी पक 8 देखा था वो 2.75 KB का था, ये 200 KB का है, तो ये बहुत बड़ा वेक्टर है, इसको इसके साइज को हमें कम करना पड़ेगा, नॉन एसेंशियल बेफालतू के जीन्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा काट के साइड में। दूसरा, ये नॉर्मली अगर ऐसे का ऐसे यूज कर लिया तो ये ट्यूमर इंड्यूस करवा रहा है, तो इट हैज अ ट्यूमर और कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी, प्लांट्स में बीमारी करवा देगा, हमें तो बीमारी नहीं करवानी, वो तो अनवांटेड चीज है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल ही क्या कहता है कि हमें अनवांटेड चीजें नहीं चाहिए। अब तीसरी चीजें, इन भाई साहब में कोई यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है ना, इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट तो छोड़ दो, तो देयर इज एन absence of some unique restriction sites। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इसके, इसीलिए इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए वी नीड टू मॉडिफाई द TI प्लाज्मिड, एंड हाउ दैट मॉडिफिकेशन इज डन वो अब पढ़ना है कि उस मॉडिफिकेशन के दौरान हम क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि उस मॉडिफिकेशन के दौरान वी विल remove the TDNA segment।
जो ट्यूमर ट्रांसफर्ड डीएनए था, जो प्लांट में जाके ट्यूमर बना रहा था, हमने उस टीडीएनए की सेगमेंट को रिमूव कर दिया। तो बेटा अब ये ऐसा प्लाज्मिड है जो कोई हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमने इस प्लाज्मिड का हथियार ही क्या था, कैंसर करना। हमने इससे इसका हथियार छीन लिया। तो नाउ दिस इज नोन एज डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, पहली चीज। A normal TI plasmid is the one that has a tDNA segment and a disarmed TI plasmid is a plasmid that does not have the tDNA segment. हमने रिमूव कर दिया, तो बेटा रिमूव करके कुछ डालेंगे भी तो ना। तो जो सेकंड चीज है वो क्या होगी कि द tDNA पार्ट इज रिप्लेस्ड विद आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें फॉरेन डीएनए किसी और में डालना है। लेकिन मॉडिफिकेशन के टाइम पर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम आरबीएस एंड एलबीएस को इंटैक्ट छोड़ दें, क्योंकि एनीथिंग दैट इज बिटवीन द आरबीएस एंड एलबीएस ओनली दैट पार्ट विल बी ट्रांसफर्ड। तो हमें नहीं चाहिए कि हम आरबीएस और एलबीएस को डैमेज करें, एंड इन दोनों में से हमें नहीं चाहिए कि हम आरबीएस को बिल्कुल भी टच करें, क्योंकि आरबीएस में अगर हल्का सा चेंज आया तो बेटा बिल्कुल ट्रांसफर की प्रोसेस रुक जाएगी। एलबीएस को तो चल ठीक है, हम थोड़ा बहुत काट पीट भी सकते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि इसमें जो ये एलबीएस वाली सेगमेंट्स होती हैं, इन दिस केस दीज एलबीएस सेगमेंट्स आर ऑफ नियरली 24 बेस पेयर। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि एनटीए तो कभी नहीं कहती कि 100% पेपर आपका एनसीईआरटी में ही बनेगा। एनसीईआरटी उन्होंने एज अ बेस दिया हुआ है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, स्पेसिफिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू नेक्स्ट इज, ओरी पॉइंट तो इसमें होगा, लेकिन हमें एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट चाहिए। तो वी विल ऐड और एडिशन ऑफ एमसीएस, एंड हमें एक प्लांट स्पेसिफिक सेलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए, तो वो मार्कर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें कैसा दिखेगा, तो नाउ वी हैव अ टीआई प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर, टीआई प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। तो बेटा ये वेक्टर भी कैसा दिखेगा, ऐसा साइज होगा उसका। इस साइज में अगेन हियर वी हैव ओरी पार्ट, हमने वायरुलेंस जीन्स को रखा हुआ है, तो ये VIR रीजन है। इनमें जितनी ज़रूरत के हैं हम वो रख लेंगे, बाकी को मॉडिफाई कर देंगे। वी विल कीप इंटैक्ट the LBS sequences and the RBS sequences much as possible, और यहाँ पर अपना GY डाल देंगे। और फिर इधर हमने एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट डाली हुई है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम होंगे, तो यहाँ से उसको काट देंगे और अपना GY इंसर्ट ऐसे फिर इसके बीच में डाल देंगे। एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़। ठीक है, फिर एक चीज़ और है यहाँ पर, हाँ एक कोई साइट होगी, दैट साइट विल एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर विच इज सेलेक्टिव फॉर द प्लांट जीनोम। ठीक है, तो दिस इज selective plant marker gene, and we will use some kind of antibiotic resistance gene or ARG, whatever, any antibiotic resistance gene, depending upon कि साइंटिस्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं। there are many types of TI plasmid based vectors, but मोटा मोटा इतना याद रखना है कि TI plasmid क्या है बेटा, एक नॉर्मल नेचुरल वेक्टर है, उसमें एक tDNA नाम का, ट्रांसफर डीएनए नाम का पार्ट होता है जो LBS और RBS के बीच में होगा, और वो प्लांट के अंदर जाएगा और कैंसर कर देगा। हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, तो हम कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी को रिमूव कर देंगे। हाउ डू वी रिमूव दैट, इस पार्ट को हटा दो, यहाँ पर अपना GI डाल देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इधर ही कहीं पर एक MCS वगैरह होगी, है ना, क्लोनिंग साइट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पर काम करें। LBS ऐसे ही है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ज़रूरत होगी तो देख लेंगे, इनको रखना होगा तो वो बाद की बातें हैं। ठीक है, तो करना क्या है, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट we are creating a TI plasmid based vector which is a disarmed vector. How is it disarmed? It contains no tDNA, that part is being removed, that is why we call it as an disarmed pathogen. ठीक है, तो ये वेक्टर थे जो हम नॉर्मली प्लाज्मिड्स को यूज करते थे। प्लाज्मिड्स हो गया डिस्कस। अब वेक्टर के बारे में अगेन दो तीन चीजें और हैं कि अगर हमें एनिमल्स हो तो ऐसे तो अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि बेटा इसका एक डिसएडवांटेज ये भी आएगा
कि दिस वेक्टर, दिस pi बेस्ड प्लाज्मिड वेक्टर, it cannot be used for मोनोकोट प्लांट्स, क्योंकि मोनोकोट प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम का नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे चलता है। नेक्स्ट वी हैव, अभी प्लांट सेल का देख लिया हमने कि प्लांट सेल में अगर हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो वी विल यूज़ एग्रोबैक्टीरियम। सिमिलरली व्हाट इफ वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई एन एनिमल सेल, तो ऐसा ही हमें एक चीज़ ढूंढनी है जो नेचुरली एनिमल सेल को इन्फेक्ट करे, है ना। तो हमें उसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेचुरली इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ क्या है? रेट्रोवायरसेस। These viruses in the animal, they have the ability to transfer a normal cell into something else. So retrovirus have been disarmed. So we can disarm the retroviruses because they also have a property of cancer causing. तो इन रेट्रोवायरसेस की जो इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी है उनको हटा के उस इन्फेक्शन कॉजिंग सेगमेंट को हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से बदल देंगे। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो वी आर यूजिंग डिसआर्म्ड पैथोजेनिक वायरसेस। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल क्या है? रेट्रोवायरस। नेक्स्ट एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ ए शटल वेक्टर। A shuttle vector is a vector, it is a vector that can replicate in both eukaryotic and prokaryotic cells such as E. coli। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, एक तो यूकैरियोटिक सेल है और एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, लेकिन दोनों में रेप्लिकेशन के एंजाइम्स तो अलग अलग होंगे। उसके साथ में जो फैक्टर्स नीडेड होंगे वो तो काइंड ऑफ अलग अलग होंगे। जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो थोड़े से अलग हैं। तो ऐसा इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए एक ओरी पॉइंट तो यूकैरियोटिक सेल के लिए हो और एक ओरी पॉइंट हमारे पास इस प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हो। तो दीज शटल वेक्टर्स, they have two different ori points. One ori point is used for replication in a eukaryotic cell like an yeast cell, and other ori point is used for replication in an prokaryotic cell such as an E. coli cell. An example of a shuttle vector is YEP। क्या फुल फॉर्म है बेटा? Y is for yeast, E is for episomal, P is for plasmid। कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, तुम बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर रहे हो 12वीं क्लास में, बेसिक प्रिंसिपल सीख रहे हो। तो दिस इज द ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। 10 साल पहले की बात होती तो अलग सिलेबस होता, अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। So this is the yeast episomal plasmid। Now what happens is these vectors, they contain, as I said, two types of origin of replication and selectable marker genes, one for the eukaryotic cell and another for the E. coli। For example, like the yeast episomal plasmid and a modified TI plasmid we can use। कि TI plasmid में हमने एक और ओरी पॉइंट डाल दिया, ठीक है। और we can use modified TI plasmid। उस केस में कैसा दिखेगा? अभी एक बेसिक से एग्जांपल तुम्हें बता देता कि यहाँ पर जो ये पार्ट था ना, यहीं पर ऐसे ओरी ई आ जाता है, और ये ओरी तो कौन सा वाला था? जिसकी वजह से एग्रोबैक्टीरियम में रेप्लिकेट कर सकता है। तो दिस इज फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। और आरबीएस के अंदर, क्योंकि आरबीएस के अंदर की सेगमेंट ही जा रही है हमारे प्लांट सेल में, तो ये ओरी ई किसके लिए हो जाएगा? दिस वन इज फॉर द यूकैरियोटिक सेल। अब ये एक्चुअली में इस 12वीं क्लास के हिसाब से बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली अगर समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस चीज़ को एक दो बार रिवाइज कर लो एंड देन वी विल सी, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन इस पार्ट से तो नहीं आएगा, लेकिन शटल वेक्टर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन ये डेफिनेशन वाला ही आएगा, इससे ज़्यादा तुमसे कुछ पूछ भी नहीं रही, ठीक है। अब आगे जाने से पहले चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स सपोज नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछ रहे तुमसे कि विच पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड PBr322 कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA, है ना।
तो that would be the ORI point, right? This ORI point as it controls the copy number also. अब नॉर्मल अपना PBR 322 पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मान लो हाइपोथेटिकली तुम्हें दे दे कि कोई हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इंसर्ट कर दिया PBR 322 में, और PBR 320 में इंसर्ट करते हुए हमने उसमें एंजाइम कौन सा यूज़ करा था, वी यूज्ड PST1। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये प्लाज्मिड जिस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में डालेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया सॉरी इस प्लाज्मिड के साथ होगा, उसमें रेजिस्टेंस किस डिजीज के अगेंस्ट होगी, है ना। तो दिस प्लाज्मिड विल बी रेजिस्टेंट टू विच एंटीबायोटिक। क्वेश्चन की सेंस देखना क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि PBR 322 में ये एंजाइम यूज करा, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो अब इस प्लाज्मिड में किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बची हुई है। तो कैसे करोगे, फन्ने खा नहीं बनना है, 30 बार खा बन के कुछ नहीं होगा। PBR 322 बनाओ, इधर ओरी पॉइंट बनाओ, यहाँ पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, एक यहाँ पर था। On this left hand side is what we had ampicillin, on the right hand side we had tetracycline resistance, the TET-R and the EMP-R। यहाँ पर हमारे पास क्या था, PST1, इधर क्या था बेटा PVU1, इधर क्या था SAL1, और इधर था हमारे पास BAMH1, यही चीज़ थी। तो इन्होंने क्या यूज़ करा है, PST1। अच्छा, उसके अलावा और देख लो, इधर क्या होगा, इधर EcoR1 था, ठीक है, इधर बेटा CLA1 था, क्लास जो चल रही थी CLA1 बेसिकली अपने निमोनिक में, और इधर था हमारे पास HIND3, इधर क्या आ गया था ROP आ गया था, और ROP में क्या आ गया था हमारे पास PVU2 आ गया था। हो पा रहा है, अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, एक दो बार इसको बनाओगे याद करोगे, 5-6 बार बनाने पे याद सबको हो जाता है, नॉट अ बिग थिंग। PST1 लिया, ये रहा PST1, यहाँ पर डालोगे कौन सा जीन इंसर्शनली इनएक्टिवेट होगा, EMPR, तो EMPR तो गया, ये तो एंटीबायोटिक खत्म, किसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बची हुई है, टेट्रासाइक्लिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। इसी को उल्टा करके पूछ ले कि PST1 यूज करा था जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करने के लिए, कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं बचेगी, तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट नहीं बचेगी। क्वेश्चन आ जाए कि EcoR1 यूज करा था, अब इस प्लाज्मिड में किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बची होगी, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी बची हुई है, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी बची हुई है, क्योंकि ये दोनों में ही इंसर्ट नहीं हुआ तो दोनों ही फंक्शनल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आने वाली है। नाउ आगे चलता, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा, लेट्स सपोज वी हैव अ केस गिवन, बस कुछ नहीं, बस ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें 3 साइट दी हुई हैं, दिस इज द साइट A, दिस इज द साइट B एंड दिस इज द साइट C। क्वेश्चन एक, ठीक है क्या बेटा, यहाँ पर इसके नीचे सिंबल दिया हुआ है ऐसे गोला बना के, और इसके नीचे इधर सिंबल दिया हुआ है ऐसे ट्रायंगल बना के, एक के नीचे। बी के क्या है, बी के इधर एक ट्रायंगल बनी हुई है और एक ट्रायंगल इधर बनी हुई है। देन वी हैव सी, सी में इधर एक ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, एक गोला बना हुआ है, और एक सपोज ट्रायंगल बनी हुई है। ये क्या आप कर रहे हैं बेसिकली, दिस इज अ पार्ट ऑफ DNA, ABC उस DNA के 3 रीजन हैं, एक हमारे पास ये सर्कल है, एक ट्रायंगल है, और एक स्क्वायर है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, like this is the EcoR1, let's suppose this is the BAMH1, let's suppose this is the CLA1। अब तुमसे कोई पूछ ले कि इस पूरे DNA में से from this let's suppose this is the 0.3 पर mm hypothetically, खत्म करो क्यों झंझट में आना। अब तुमसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि इसमें से तुम्हें बी वाले पार्ट को आइसोलेट करना है ना, यू नीड टू आइसोलेट segment B, then which of the following restriction endonucleases will you use,
तो देख लो बी वाले पे कौन सा सिंबल बना हुआ है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या है, बाम एच1। तो इसको काटने के लिए सिर्फ क्या यूज करोगे, इधर से कट मारना है, इधर से कट मारना है, सिर्फ हमें बी को आइसोलेट करना है। तो ओनली फॉर बी वी विल यूज बाम एच1। अब पूछ ले कि तुम्हें ए वाले पार्ट को हटाना है यहाँ से, ठीक है, तो ए वाले पार्ट को तो हटा ही नहीं सकते, उसके तो बीच में सेगमेंट गिवन है। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक साइड दी हुई है स्क्वायर वाली, एंड यहाँ पर एक साइड दी हुई है स्क्वायर वाली। अब कोई बोल दे कि नाउ वी नीड टू आइसोलेट ए, तो बेटा ए पूरा तो आइसोलेट नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा बाहर का पोर्शन जरूर आएगा, ये रेड वाला, बट वी कैन यूज दिस एंजाइम विच इज क्लावन। सेंस बनी, ठीक है। अब ऐसे ही आगे चलता है, एक लास्ट क्वेश्चन और, अ बैक्टीरियम दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा बैक्टीरिया होगा, मान लो तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है, we have options such as E. coli, we have options as Mycobacterium, right? We have option again something as Rhizobium, and we have as Agrobacterium. And the question was कि इन सभी बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया हम यूज करेंगे प्लांट की जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो प्लांट्स के लिए तो भाई एग्रोबैक्टीरियम है ना, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ डाइकोट प्लांट्स, मोनोकोट्स में यूज नहीं करेंगे। नाउ द लास्ट थिंग बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर इज, एग्रोबैक्टीरियम की ही एक स्पीशीज होती है विच इज नोन एज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। जैसे ट्यूमिफेशियंस था, ऐसे ही उसी का भाई है राइजोजीन्स। इसमें भी एक बैक्टीरियम प्लाज्मिड होता है, सॉरी, एंड दैट इज RI प्लाज्मिड। In this case, this RI, it stands for root inducing plasmid. तो what this plasmid does is, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ने तो कैंसर करवा दी थी, ये भी रूट इंड्यूस करवा रहा है, बेसिकली ये भी बीमारी करवा रहा है। तो दिस RI प्लाज्मिड, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज। तो ये भी डिजीज कॉजिंग, और यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक प्लाज्मिड है, क्या कॉज करवा रहा है, बीमारी। और बीमारी का नाम क्या है बेटा, it causes hairy root disease। क्योंकि रूट इंड्यूसिंग है ना, बहुत सारी ऐसे पतली पतली मल्टीपल रूट बना देता है, तो ऐसा लगता है कि रूट्स पे से बहुत सारे पतले पतले हेयर्स आ चुके हैं। लेकिन TI प्लाज्मिड कौन सी बीमारी करवा रहा था, क्राउन गॉल डिजीज। RI प्लाज्मिड कौन सी बीमारी करवा रहा है, हेयरी रूट डिजीज। ठीक है, जरूर याद रखना है, दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ ये आखिरी टॉपिक था, तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। और एंड में हम एक बार समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो वी सिंपली स्टार्टेड विद द प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर, हमने स्ट्रक्चर देखा था, हमने उसमें कवर करा था बेटा PBR322, जिसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। वी कवर्ड PUC8, जिसमें लैक Z जीन है। सिंगल स्टेप ब्लू वाइट सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, अगली क्लास की बातें हैं। देन वी डिस्कस अ लॉट अबाउट द TI प्लाज्मिड और द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। फिर हम इसको कैसे डिसआर्म करेंगे, हमने ये डिस्कस करा था ना, इसका वेक्टर कैसे बनाएंगे। देन अभी अभी हमने डिस्कस करा था RI प्लाज्मिड विच वाज द रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एंड सिमिलरली एक चीज हमने डिस्कस करी थी, दैट वाज अबाउट द शटल वेक्टर्स, है ना। अगेन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी भी टॉपिक में नहीं गए हैं, जितने नीट के लिए नेसेसरी हैं बस उतना ही पार्ट है अकॉर्डिंग टू द करंट 2025 सिनेरियो। सो दैट्स इट, बट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लासेस। फॉर द नेक्स्ट क्लास भी ये भी वेक्टर बेस्ड ही होगी, वेक्टर को ही पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा वेक्टर पढ़ने वाले हैं, वी विल यूज 3 PBR322 एंड वी विल से हाउ दिस PBR322 इज यूज्ड एज अ वेक्टर। और इसमें हम जो 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, उन 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यूज कैसे करेंगे एज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, दैट्स इट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द PUC8 और लैक Z जीन, यानी कि ब्लू वाइट सिलेक्शन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में।
टीआई प्लाज्मिड का डिस्कशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एंड फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.